Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. So guys, in this session we are going to understand GAR rules, general anti-avoidance rules. These are relevant for Indian economy for UPSC Civil Services exam. So you must have heard about FPI avoiding the taxes, you must have heard about shell companies, you must have heard about tax avoidance, tax evasion. इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू यूज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. तो ये रेलेवेंट रहेगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप www.jatinverma.org जो कि हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. जतिन वर्मा नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है गाइस. और गाइस ये सब चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं, गार प्रोविजंस, ये सब चीज़ें हम स्टडी करने जा रहे हैं. गार प्रोविजंस कैन बी इन्वोक्ड ओनली अबव ₹3 करोड़ टैक्स बेनिफिट थ्रेशोल्ड. तो ये चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपके लिए ये वीडियो को वॉच करना ज़रूरी रहेगा. इससे हम समझेंगे कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और गवर्नमेंट ने क्यों इन्हें रिलैक्स किया, क्योंकि इंडस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. गार general anti-avoidance rules, they seek to prevent the companies from routing transactions through other countries to avoid taxes. यानी कि बाकी की कंट्रीज से आने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो आने वाला जो पैसा है उसको रोकने के लिए जो ट्रांजैक्शंस करी जाती है उनको जो गलत तरीके से टैक्स का फायदा उठाने के लिए जो काम करे जाते हैं उसको एंटी अवॉइडेंस रूल्स कहते हैं, राइट. तो टैक्स प्लानिंग, a lawful arrangement to reduce the tax liability. Tax planning is a lawful arrangement. Tax planning is a lawful arrangement to reduce tax liability, short term versus long term capital gain. Right? This is there. Just 1 minute. So have we covered a part of this before? Did we cover in the previous class? We covered a certain portion of this section. Just let me know, guys. Yes. Okay. So pretty much of it has already been covered. ऑलराइट. तो एक बार क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं. टैक्स अवॉइडेंस, इसकी हम बात करने जा रहे हैं. टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड बाय सम लीगल अरेंजमेंट बट इट मे नॉट बी एज पर द इंटेंशन ऑफ द लॉ. टैक्स इवेजन, टैक्स लायबिलिटी जब इलीगल तरीके से रिड्यूस करी जाए तो उसे टैक्स इवेजन कहा जाता है. तो पेरेंट कंपनी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, पेरेंट कंपनी जैसे अमेजन है, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि अमेजन किस वजह से काम करेगा, कैसे नेगेटिवली इसको यूज रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रिलेटेड कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं, राइट. तो पी नोट्स हमारा रह गया था. हाउ डज पी नोट फंक्शन, हाउ डज द मनी लॉन्ड्रिंग वर्क. मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करता है? इंडिया में बैठा कोई अमीर आदमी फॉरेन में पैसे ट्रांसफर करेगा. कैसे पैसे ट्रांसफर करेगा? हवाला चैनल के थ्रू. हवाला चैनल मतलब वो लोग जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास में कैश बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको फ़ोन किया जाएगा कि हमारे पैसे दुबई में पहुंचा दो, या हमारे पैसे स्विस बैंक में स्विट्जरलैंड में पहुंचा दो, या पनामा कैनाल पहुंचा दीजिए, राइट. मनी रीचेस पनामा कैनाल एंड इन पनामा कैनाल काइंड ऑफ शेल कंपनी इज क्रिएटेड. अब वहां पे शेल कंपनी जिसका कोई काम नहीं है, वहां पे सिर्फ ये किया जाएगा उस शेल कंपनी में कि एक फर्जी कंपनी बनाई जाएगी, एक फ्लैट खरीदा जाएगा वहां पे, फ्लैट नंबर 420, और वहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स जो होंगे वो भले ही इंडिया में हों, लेकिन कंपनी का वहां पे मैनेजर लगा दिया जाएगा जिसका नाम होगा, कुछ भी नाम कह सकते हो, मिस्टर फेन शुई या जो भी कुछ ऐसा नाम रख दिया जाएगा, और मिस्टर फेन शुई के नाम पे इंडिया में पैसा लगाया जाएगा. सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है इस बात से चिंतित हैं. पी नोट्स के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा तो बहुत आता है इंडिया में. मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मतलब ये है कि अगर हम पैसे को किसी फॉरेन कंट्री में पहुंचाते हैं, ब्लैक मनी को पहले किसी फॉरेन कंट्री में पहुंचाया और फिर वहां से वाइट पेपर के जरिए एक कंपनी क्रिएट करी, एक बिल्कुल सीधी सादी कंपनी क्रिएट करी लीगल पर्पस के लिए, और उसका पैसा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में रिटर्न अच्छा मिलता है, फर्जी कंपनी बना के इंडिया में पैसा लगा दिया गया. ऐसे केसेस में बहुत बार जो है जगन मोहन रेड्डी, जो कि अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, जब सीबीआई इनके केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी 2014, 15, 2011, 12 में, जब इन्होंने अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, तब ये निकल के आया कि एक चेन ऑफ शेल कंपनीज बनाई जाती है ताकि कंपनी के असली डायरेक्टर्स का पता ना लगे, कंपनी के असली डायरेक्टर्स का पता ना लगाया जा सके. इस तरीके से ये काम किया जाता है
ताकि जो रियल बेनिफिशियरीज हैं उनका पता ना लगाया जा सके। शेल कंपनी ए शेल कंपनी बी में पैसे लगाएगी, शेल कंपनी बी सी में लगाएगी, ऐसे करते करते शेल कंपनी जी तक बनाई जाएंगी। तो अगर सीबीआई के हाथ शेल कंपनी सी के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं तो सीबीआई को कितने साल लग जाएंगे, एक्स वाई पीछे चलते हुए, MNOP QRST, इतनी सारी कंपनीज बनाई जाती हैं। ये तो सिर्फ 26 अल्फाबेट्स हैं। मैं आपको बताऊं तो अगर ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसा भी पाया गया 260 कंपनीज बनाई गई और ट्रेल पता करते करते किसी गांव के आदमी के नाम पे, आंध्र प्रदेश के किसी विलेजर के नाम पे कंपनी बनाई गई, उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे करोड़ों रुपए लग रखे हैं। और वो पैसे आए कहाँ से? जब ये पॉलिटिशियन सरकार में होते हैं या जब ये बड़े लोग, जैसे कि नाम लेना उचित नहीं है यहाँ पे, जब ये कभी गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी, राइट, अदानी अदानी कह लो, जो भी कह लो इनको, राइट, तो ADNI जो भी कह लो, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा पीछे ऐसे बैक ट्रेल में लगाते हैं और फिर फाइनली शेल कंपनी ए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। समझ में आया? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। अब मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे हम कपड़े को धोते हैं वैसे ये लोग पैसे को धोते हैं। शेल कंपनी बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला। समझ में आया? यानी कि शेल कंपनी के जरिए ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया जाता है और ब्लैक मनी जो इन्वेस्ट करी गई उसको वाइट कामों में लगाया जाता है, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना। कंपनी मुनाफा कमाएगी तो 10-12% की रिटर्न मिल जाएगी और ये बहुत है इनके लिए। जब पैसा ही अपना ना हो, जब भैंस ही अपनी ना हो, और अगर काली भैंस सफेद दूध देने लग जाए तो क्या बुरा है? समझ में आया? दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लैक मनी। अच्छा, ब्लैक मनी का बेसिक मतलब क्या होता है? अगर मेरी इनकम 10 करोड़ है और मैं सिर्फ 1 करोड़ दिखा रहा हूं तो ये 9 करोड़ जो है ब्लैक मनी हो गया। ब्लैक मनी और इल गॉटन मनी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ब्लैक मनी जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी हमेशा ही जो है इल गॉटन मनी हो। इल गॉटन मनी होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आने वाला पैसा, ड्रग पेडलिंग से आने वाला पैसा, किसी के मर्डर करके फिरौती की रकम का पैसा जो गलत तरीकों से कमाया जाता है। हो सकता है कि ब्लैक मनी वाइट तरीकों से कमाई गई हो लेकिन उस पर टैक्स ना पे करे जाने की वजह से उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। और अभी हम समझेंगे यहाँ पे राउंड ट्रिपिंग क्या होता है। राउंड ट्रिपिंग इज जब इंडिया के पैसे पनामा कैनाल पहुंचाए गए और पनामा कैनाल के जरिए ये पैसे वापस आए। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहले ब्लैक मनी जेनरेट होगी। आई थिंक लास्ट में मैंने इसमें ये किया है। ब्लैक मनी जेनरेशन इज स्टेज 1। ब्लैक मनी रूटिंग, यानी कि ये डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचेगी, पनामा एक्सेट्रा। और फिर जब ये मनी वापस कंट्री में इन्वेस्ट होगी, यानी कि ये रिहैबिलिटेट हो गई, इन्वेस्ट हो गई फाइनली, चाहे ये स्टॉक मार्केट में हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के वे में, जिसके लिए पी नोट्स एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अभी 5 मिनट में हम पी नोट समझेंगे। पी नोट एक इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है स्टॉक मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के वे से इसे लाने के लिए। दूसरा जो तरीका लगाया जाता है वो क्या है? FDI। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन पर्सनल जो यहाँ पे ब्लैक मनी जिन्होंने जनरेट किया, पनामा में कंपनी बनाई, जैसे कि ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के नाम पे 2015 में कंपनी बनाई गई। तो ऐसे ही बहुत सारे, कुछ हसन अली हैं उनका नाम है, जो कि हॉर्सेस में ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्स रेसेस में पैसा लगाते हैं, तो उनके भी काफ़ी पैसे बताया जाता है कि स्विस बैंक में हैं। तो पनामा कैनाल, स्विस बैंक, ये जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनके पास कोई और तरीके से पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो ये क्या करती हैं? इनको लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। लो टैक्स जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि टैक्सेस को कम रखा जाता है जानबूझ के, ताकि अगर इंडिया में जैसे मान लो कि टैक्स रेट है 22%, कोई भी अबानी ये नहीं चाहेगा, ABANI, कोई भी अबानी नहीं चाहेगा कि वो इंडिया में पैसा लगाए, इंडिया में कंपनी लगाए। इस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है पनामा में और पैसे लगाए जाते हैं इंडिया में पनामा की रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू। अब ये नॉर्म्स हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स में कि आप एक इनकम को 2 बार टैक्स तो लगाओगे नहीं, या तो आप उस पर पनामा में टैक्स लगाओगे या आप उस पर इंडिया में टैक्स लगाओगे। अब क्योंकि इंडिया में रेट ज़्यादा है तो ये कंपनीज पहले इंडिया का पैसा बाहर भेजती हैं, जैसे कि T सीरीज के केस में भी ऐसा पाया गया था, राइट। इंडिया का पैसा पहले बाहर भेजा जाता है
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स का फायदा उठाया जाता है। कैसे? जैसे आप लोग विंडो शॉपिंग करते हो, ये देखते हो कि सेल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 50%, 60%, 70%, जहाँ पे लिखा होता है 99% ऑफ, आप वहाँ जाते हो। वैसे ही ट्रीटी शॉपिंग करती हैं ये कंपनीज। क्या कहा जाता है इसको? ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग मतलब पहले कंट्रीज ये पता लगाती हैं कि इंडिया का कौन सी कंट्रीज के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। ये रहा इंडिया, यहाँ पे ब्लैक मनी जनरेट हुई। सिंगापुर, सिंगापुर के साथ में क्या हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। फिर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ में पता लगाया जाएगा SWITZERLAND, राइट। फिर मॉरिशियस, ऐसे ही पनामा कैनाल, फिर नीदरलैंड्स। अब आप इन कंट्रीज की खास बात देखोगे, इन कंट्रीज को ये कहा जाता है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब ये है कि ये कंट्रीज में और कोई रियल प्रोडक्शन नहीं होती, कोई प्रोडक्शन का बेस या सोर्स नहीं है। क्या है? सिर्फ इसलिए कि इस कंपनी का साइज बहुत, कंट्री का साइज बहुत छोटा है, तो ये कंट्री क्या करती है, कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, कंपनीज को लुभाने के लिए कम टैक्स रेट रखती है। इसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि इंडिया को क्या प्रोवाइड करना है? इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ इंडिया को ही प्रोवाइड करना पड़ रहा है ना। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि इंडिया 22% टैक्स चार्ज करेगा। इंडिया को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा जनरेट करने के लिए 70,000 करोड़ रुपीस का एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगता है। तो ऐसे के लिए पैसा चाहिए होगा। पैसा कौन देगा? ये कंपनीज देंगी। फिर इंडिया में IIT कॉलेजेस हैं जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे एडमिशन देती है। फिर ये लोग जो ट्रेन होता है ह्यूमन रिसोर्स, उस ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया जाता है कंपनीज द्वारा। तो इंडिया सारा फैसिलिटेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, यानी कि पेड़ उगाया हमने, जामुन खा गया पनामा कैनाल। समझ में आ गया? तो पेड़ उगाया हमने, आम ले गया कोई और। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इन रिफाइंड लैंग्वेज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेस ऑफ इनकम इज इन इंडिया, whereas profit is getting shifted from India to some other countries. तो इसे बोला जाता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। Am I clear with this? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। G20 कंट्रीज ने इस बात को रियलाइज किया कि ब्लैक मनी का ना तो कोई रंग होता है, ना ही कोई धर्म होता है। जैसे कि किसी टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, किसी ब्लैक मनी का कोई रिलीजन नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि इंडियन इकोनॉमी में अगर ये पैसा जनरेट हो रहा है, तो हो सकता है वो इस्लामिक स्टेट या दाऊद इब्राहिम के लोग जो हैं USA में अटैक करने के लिए यूज़ करें। हो सकता है कि उसी का यूज़ जो है जर्मनी में अटैक करने के लिए किया जाए। इसीलिए सभी G20 कंट्रीज ने मिल के 2006 ऑनवर्ड्स, 2005-6 ऑनवर्ड्स कॉन्सर्टेड एफर्ट किया, कॉन्सर्टेड दबाव डालने के लिए इन सभी टैक्स हेवन कंट्रीज को ये कहा कि आप जो ब्लैक मनी है विच इज स्टैश्ड अब्रॉड इन स्विस बैंक अकाउंट, आप उनके नेम्स रिवील करें कि वो अकाउंट किसके हैं, लॉकर नंबर 420 किसका है, राइट। सभी लॉकर जो हैं 420 ही थे यहाँ पे। तो इनको बोला गया लॉकर नंबर 1 से लेकर लॉकर नंबर 420 यदि इंडियंस के हैं, उनकी लिस्ट बना के इंडियन गवर्नमेंट को दी जाए। और वो लिस्ट दी गई है। इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम जो है 15-15 लाख रुपए इंडिविजुअल्स के नाम में डिपॉजिट करेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए, वो एक अलग बात है, उसकी लालच ना की जाए। पते पे आते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को लिस्ट दी गई। इंडियन जो सिटीजन्स थे जिनका स्विस बैंक अकाउंट था, उनकी लिस्ट दी गई। पनामा ने वैसे ही इंडिया को लिस्ट दी। पनामा पेपर्स लीक हुआ तो उसमें अमिताभ बच्चन का नाम निकल के आया और बड़े नाम निकल के आए कि इन लोगों ने पनामा में कंपनीज बना के इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाएगा। डोमेस्टिकली भी इस पैसे को चेक करने के लिए कुछ नॉर्म्स लिए गए। बैंक्स को ये कहा गया कि आप KYC नॉर्म्स को मैंडेटरी कीजिए। नो योर कस्टमर, ईच एंड एवरी कस्टमर शुड बी, हिज और हर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड, कि बैंक में जो अकाउंट है किसका है, डीमैट अकाउंट किसका है, म्यूचुअल फंड में किसके पैसे लगे हैं, ये सब बैंक्स को बताना जरूरी है। तो इसको बोला जाता है, पूरा का पूरा ये जो हमारा चक्कर है, इसको बोला जाता है ब्लैक मनी जेनरेशन, ब्लैक मनी रूटिंग, ब्लैक मनी रिहैब।
सो गाइज, खत्म करते हुए ये बताना चाहूँगा कि आप मेरा फंडामेंटल्स ऑन इंडियन इकोनॉमी का एक कोर्स है अनअकैडमी प्लस पे, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी का भी कोर्स है। आप इन सभी कोर्सेज को अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वाइल ज्वाइनिंग अनअकैडमी, वाइल बाइंग दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको ये कोड यूज़ करना है, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जतिन YT71। सो इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा एक और वीडियो लेके जो कि एंटी अवॉइडेंस रूल्स के मेथड्स को स्टडी करेगा कि अवॉइडेंस कंपनीज कैसे टैक्स को अवॉइड करती हैं। इन वीडियोस के बारे में अपडेट्स पाने के लिए आप हमें अलर्ट्स लिख के एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, ALERTS, ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 95828 68080. This way you will stay updated about our courses and about my lectures, be it here or be it anywhere else. और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे सैटरडे को, यानी कि कमिंग सैटरडे जो है, नवीन कुमार चंद्रा जो IAS ऑफिसर हैं, वो आपको कुछ टिप्स देंगे, सजेशंस देंगे, जिसमें कि वो बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन प्रीलिम्स 2020। तो प्रीलिम्स के अभी का जो टाइम है, आप कैसे इसको यूज़ करें, वो सारी चीज़ों पे एक सेशन रहेगा सैटरडे, कमिंग सैटरडे 9 PM। तो आप इसके लिए भी अपडेट्स पाने के लिए यूट्यूब चैनल को या तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या इस पे व्हाट्सएप पे आप ये मैसेज लिख के भेज सकते हैं। और डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस विच इज़ वन ऑफ द पॉपुलर कोर्सेज बाय मी, इसको एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी पे या फिर आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च करेंगे जतिन वर्मा डेली न्यूज़ एनालिसिस, DNA by Jatin Verma, you'd be able to find the link of that daily news analysis. Thank you everyone. Have a great day. Bye bye.